इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वक्त तो चला है 3:10 और ठीक 51 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम तो आप जानते ही हैं, आपका जाना पहचाना किसान की बात। और मैं हूं आमिर, और मेरे साथ कौन है? आमिर के साथ पूनम ही होती है। और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट कौन है? हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर A.K. मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक, और उनका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, और किसान भाइयों को नमस्कार जी। तो जब बात आमिर किसानों की हो तो मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, पहले वही शेयर करूं? बिल्कुल। तो देखो ना, खेत का कण कण जिसकी जान, खेती बाड़ी में जुटा ईमान, जिससे फलते खेत खलिहान, महान पुरुष है वो किसान। वाह, बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो ब्रेड एंड बटर जो है उसका इंतज़ाम जो है वो यही करते हैं। हम कितने भी फैंसी हो जाएं, कितने भी अपने लेवल को ऊंचा कर ले, लेकिन हमें 3 टाइम भोजन तो चाहिए, वही खाने की चीज़ें चाहिए, और वो सब हमें इन्हीं ज़मीनों से हासिल होती हैं। और इन किसानों के साथ जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं, और इस तरह से वो टेक्निक्स किसानों का साथ देती हैं कि कम पानी है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, कम बिजली है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़ का एक जो है साइंटिफिक उनके पास हल होता है, तो इसी के लिए प्रोग्राम होता है। और देखो ना, जो तुम बात कर रहे हो सूक्ष्म सिंचाई, उसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। हमें से ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा शायद। हाँ बिल्कुल, ये अभी कुछ नई टेक्निक है जिस पर खूब मेहनत हो रही है, और इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर हमारे किसान भाई इसको पूरी तरह से अपना लें धीरे धीरे करके, तो हर किसी को फायदा होगा। वो कहते हैं ना, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। वैसे जब खरबूजा कटेगा और सब में बटेगा की बात है, तो फिर बहुत सारे प्रश्न हमारे होंगे, और हमारे जो लिसनर्स हैं उनके भी होंगे। उन्हें बता दें कि आप हमें इस वक्त फ़ोन कर सकते हैं सीधे स्टूडियो में। नंबर है 23421093 और 23421080। बिल्कुल। और अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो SMS का तरीका है, पहले आपको GOLD गोल्ड लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपना प्रश्न लिखना है, जगह का नाम भी लिख सकते हैं, और 53010 पे आप अपना ये मैसेज भेज सकते हैं। तो आमिर, आगे बात करें उससे पहले हम अपने इस प्रोग्राम में आजकल शामिल करते हैं किसान सुधार कानून के बारे में जानकारी, और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए चलिए जानते हैं कि और क्या क्या हमारे जो किसान मित्र हैं या हम हैं इस क्या कुछ नया सीख सकते हैं। हमारे पास कुछ टिप्स हैं जी, कोई इन्फॉर्मेशन है जी। तो चलिए पहले वो जानते हैं। बिल्कुल। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। APMC के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी APMC मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है।
उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आमिर और मेरे साथ हैं पूनम। किसान की बात प्रोग्राम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रबी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन। तो उसी बारे में जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, डॉक्टर AK मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर मिश्रा से बहुत सारे प्रश्न, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आमिर उनसे पूछने के लिए। तो सबसे पहला तो ये कि माइक्रो इरिगेशन जो है वो हमारे देश में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जहां पर हम फ्लडिंग इरिगेशन की ज्यादातर बात करते हैं और हमें लगता है कि क्यों पानी बचाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमें लगता तो है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी सिंचाई के लिए हम लोग फ्लडिंग इरिगेशन ही कर रहे हैं, चाहे वो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है या फिर ट्यूबवेल द्वारा सिंचित क्षेत्र है। दोनों में हमारे अधिकतर बहुत संख्यक किसान अभी भी जो है ये फ्लडिंग इरिगेशन कर रहे हैं और पीछे उनको बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको सूचनाएं दी गई कि लेजर लैंड लेवलिंग कराया जाए और इससे जो है दक्षता बढ़ेगी। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी देखने में आया है कि दक्षता बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ेगी। इस व्यवस्था में दक्षता ज्यादा से ज्यादा आप 50% तक ले जा सकते हैं जी। लेकिन जो अब नई तकनीकियां हैं जिनको बहुत सारे देशों में बहुत आगे तक ले जाया जा चुका है, जो माइक्रो इरिगेशन के नाम से आती हैं, जिनमें आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेन है और स्प्रिंकलर में भी कई आते हैं, जैसे कि मिनी स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है एंड रेन गन है, फिर फॉगर है और इसी तरह से मिस्टर भी है। तो कई इस तरह की चीजें हैं जो बहुत कम पानी में और बहुत अच्छी फसलें पैदा करती हैं और उनसे किसान बहुत सावधान आसानी से बहुत फसलें पैदा कर सकते हैं, अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं और उनकी लागत भी बहुत कम हो सकती है, फसलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो सकती है। और बहुत बार तो ये देखने में आया है कि हमें मतलब किसी भी अंडुलेटिंग लैंड में आपको लेवलिंग ये वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और जहां तक दक्षता का सवाल है, सिंचाई दक्षता लगभग 90% तक प्राप्त की जा सकती है। यानी जो काम आप फ्लड इरिगेशन में लगभग मेरा ख्याल है उसके आधे से कम में ही आप अपना काम चला सकते हैं। और रही बात इसी कि बहुत सारे क्षेत्रों में पानी इतना उपलब्ध नहीं है और हमारी अन्य जरूरतें भी बहुत बढ़ती जा रही हैं, जैसे म्युनिसिपल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए अब पानी का कंपटीशन हो रहा है जी। साथ में वातावरण परिवर्तन आज का बज़वर्ड है, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं कहीं पानी कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम होने की बहुत ज्यादा कम हो रहा है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ जगह देखें तो वहां पानी बहुत कम हो गया। क्यों ना हमारे किसान भाई भी नई तकनीकी से जितने भी लाभ हो सकते हैं उन लाभों को ले सकें और आसानी से
सिंचाई कर सकें, जिसमें कि जैसे आजकल हम देखते हैं किसान भाई जाड़े में रात को 2 बजे 3 बजे जब बिजली आती है पानी लगाने जाते हैं। तो इसमें एक संभावना ये भी है कि ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम भी इसमें पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत आसानी से अगर कोई काम किया जा सकता है और बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण कोई काम किया जा सकता है, तो क्यों ना हमारे किसान भाई उसको बिल्कुल करें, अपनाएं। बिल्कुल सही। इसमें पूरा सिंपल से एक ये बात जो समझ में आती है, सर ने अभी बताया कि जो फ्लड एरियाज सब जगह नहीं है, कुछ जगहों पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो कम पानी से आप कैसे उसका बेस्ट रिजल्ट जो है फसल में प्राप्त कर सको, आपकी फसल जो है वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो। तो यही जो साइंस है, ये ड्रिप इरिगेशन या जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई की जो टेक्निक है, ये इसमें हमारे लिए फायदेमंद होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा वाटर पानी का जो TDS होता है, TDS लेवल अलग अलग होता है, कहीं पर थोड़ा खारा है, कहीं मीठा है, तो जो ड्रिप इरिगेशन है या जो सूक्ष्म सिंचाई हम जिसको कहते हैं, तो क्या जो खारा जहाँ पर पानी है, सॉल्टी वाटर है, वहाँ पर ये कामयाब है? हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ सॉल्टी वाटर है वहां पर भी ये कामयाब इस प्रकार से हो सकती है कि आप पानी की मात्रा कम लगाएंगे। अच्छा। जहां पर आप फ्लड इरिगेशन करेंगे और खारा पानी है, तो आपने जब पानी लगाया तो ज्यादा नमक आप धरती में डाल रहे हैं। जी जी जी। अब लेकिन इसमें खास बात यह है कि जहां अगर आप पॉइंट सोर्स यानी कि मीटर से पानी ड्रिप में दे रहे हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा खारा ना हो। अगर जैसे मान लीजिए कि डेसीसीमन जिसकी यूनिट है हमारी EC जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर 2 और 2.5 यहाँ तक कि 3 तक भी है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी उसके बाद और ट्रीटमेंट्स की बात आती है, या तो उसमें साफ पानी मिला करके उसका जो है खारापन थोड़ा कुछ कम किया जाए, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ चलेंगे, या फिर उसी प्रकार से हम फसलों का चुनाव करेंगे जो हाई TDS को बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा सर, मेरा कहने का मतलब इसमें एक ये भी बात थी, पूछना चाहता था, क्योंकि खारे पानी में टेंडेंसी होती है उसका सॉल्ट जो है, जो उसके ड्रिप इरिगेशन के जो सुराख होंगे उनको बंद कर सकता है। हाँ, तो वो परेशानी तो नहीं आती है? नहीं, आएगी जरूर, क्योंकि अगर आप पानी में साल्ट है और वो लगातार आप दे रहे हैं, जैसे कि लगातार जिस क्षेत्र में पानी चलता रहता है वहाँ काई तो जमी जाती है, तो उसी प्रकार आप अगर लगातार साल्टी वाटर दे रहे हैं, तो आप ऐसे छिद्रों में जहाँ से पानी निकलता है, आप ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ तो ब्लॉकेज संभव है, लेकिन उस ब्लॉकेज को खोलने की भी विधियां हैं, मौजूद हैं। हाँ, हल्का एसिडिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि वो फ्लश हो जाता है। जी जी। वैसे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 23421093 और 23421080 पर फोन करके हमारे जो एक्सपर्ट हैं यानी डॉक्टर AK मिश्रा, उनसे प्रश्न कर सकते हैं इसी बारे में कि रबी फसलों में माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई, इससे जल की बचत कैसे हो सकती है और पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैसे अपनाया जा सकता है। सही बात है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछने की इजाजत है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, जी पूछिए। अच्छा, मैं सर ये भी आपसे पूछना चाहता था, जो हमारा ये जो सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो हम ये पानी का टैंक हम इसमें यूज करेंगे, क्या इसके जरिए हम पानी तो हम दे रहे हैं, क्या इसके जरिए हम खाद भी दे सकते हैं, लिक्विड? जी जी बिल्कुल। वैसे हम थोड़ा और पीछे जाना चाहते हैं। जब हम सूक्ष्म सिंचाई की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के दिमाग में एक तस्वीर सी उभरती है, वो है कि ड्रिप इरिगेशन। जी। और फिर तमाम सवाल उठते हैं कि वो ड्रिप इरिगेशन जो है औद्यानिक फसलों में इस्तेमाल हो सकती है और फील्ड क्रॉप्स में इस्तेमाल नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, एक तरीके का हम ये पहले आपको ये बताना चाहते हैं, किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जो फ्लड इरिगेशन है उसको छोड़ के हमें आगे चलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा ख्याल है आप सभी लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अब फ्लड इरिगेशन जरूर कुछ जगहों में अभी भी चल सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब हम अपने जो देश में वो हर खेत को पानी का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हर खेत को पानी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम पानी बचत करने वाली तकनीकियों का इस्तेमाल करें सिंचाई के लिए। और ये तकनीकियां चाहे वो मिनी स्प्रिंकलर हो, चाहे माइक्रो स्प्रिंकलर हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, या पोर्टेबल हो, या फिर ड्रिप क्यों ना हो। और आप तो एक नई टेक्निक आ रही है कि ड्रिप को भी सब सरफेस में लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, जड़ क्षेत्र में, जिससे कि ऊपर जो पानी हम जब थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देते तो थोड़ा जड़ क्षेत्र तो भीगता था, और उससे जो इवापोरेशन होता था उसको भी लॉस मानते हुए उसको मिनिमाइज करने के लिए अब सिर्फ जड़ क्षेत्र में लाइनें बिछा करके
क्योंकि रूट्स ही पानी को ऑब्जॉर्ब करती हैं। जी 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 जी। तो रूट्स को ही पानी देते हैं, जहां से पौधा पानी पीता है वो उसी क्षेत्र को गीला करते हैं। तो ये प्रयास सब लोग किया जा रहा है, कर रहे हैं, और इसमें भी कुछ लोग आगे निकल रहे हैं, इसमें भी वो डेफिसिट इरिगेशन की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस वाले इस पर हम अभी आते हैं। कॉलर है हमारे, एक कॉलर जी। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जिला गाजियाबाद के मोदी नगर के पास मानकी गांव में अंदर बोल रहा हूँ। राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है, प्लीज बताइए। ये है, जैसे हुई है तो इसको कितने दिन में पहला पानी देना चाहिए? जी, क्या बोया हुआ? गेहूं की जो लगाई हुई है उसको पहला पानी कितने दिन में देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये सवाल ले लेता हूँ जी। आपने पहले सिंचाई दी थी ना, पलेवा किया था? हाँ, पलेवा किया था जी। हाँ जी। तो और खुला पानी लगाने का विचार है इसमें, फ्लड इरिगेशन? खुला कैसे जी? नहीं, आपके पास सिंचाई का साधन क्या है? ट्यूबवेल है जी। अच्छा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि करीब 22, 23 या 25 दिन के अंदर आप पहला सिंचाई दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। तो जी, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं किसान की बात, और हमारे साथ हैं डॉक्टर AK मिश्रा जी। अभी डॉक्टर साहब, आपने सरफेस के नीचे जो है इरिगेशन की बात आपने की थी अभी, तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसका आपने एक फ़ायदा हमें ये बताया था कि इवापोरेशन के लॉस को हम बचाएंगे, और जो सन रेज पड़ने से जो एल्गी अंदर जमा होती है, काई, वो भी तो बचेगी ना, उससे ये भी फायदा होगा। हाँ, हो सकता है ना, वो उसके भी बचत, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है तभी काई बनती है। हाँ। तो लेकिन अभी हम अपने किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि वो फ्लड, देखिए अभी तुरंत ही राजेंद्र जी ने गाजियाबाद से फोन जी किया जी जी। तो अभी सबसे पहला, तो मैंने जवाब तो दे दिया इनका, लेकिन सबसे पहला जो मैं मैसेज इनको देना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि वो एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स यानी कि माइक्रो इरिगेशन की तरफ चलें, और आने वाले समय में सरकारी मदद से, जिसमें कि सरकार बहुत ज्यादा मदद दे रही है, जी जी, लघु और सीमांत किसान हो या कोई साधारण किसान हो, उससे भी बड़े, तो सरकारी मदद 80 से 90% लेते हुए अपने 5 हेक्टेयर से कम, मतलब 5 हेक्टेयर तक की मदद का विचार है, सरकार का भी प्रावधान किया गया है। खेत में माइक्रो इरिगेशन फौरन अडॉप्ट करें और उसके सहारे वो अपने लाभ में वृद्धि करें, और जितनी भी उनको सिंचाई में परेशानियां हैं उसे दूर करें, और फिर आगे चलें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, मैं वेस्ट पटेल नगर से रवि ग्रोवर बोल रहा हूँ। जी रवि जी, स्वागत है आपका, बताइए। डॉक्टर आमिर जी को भी नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल सर्दी के दिन में किसी भी पौधे को कितना पानी देना चाहिए? सब्जी कौन सी है वो बताएं। कह रहे हैं सर्दी के मौसम में किसी भी पौधे को कैसे ये आइडेंटिफाई करें? देखिए ऐसा है कि सर्दी के मौसम में जो मौसम प्रचालक हैं जो इवापोट्रांसपिरेशन को गवर्न करते हैं वो थोड़े हल्के हो जाते हैं। जैसे धूप हल्की हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, विंड वेलोसिटी कम हो जाती है। तो आज का जो मौसम चल रहा है वो लगभग 5 मिलीमीटर पर डे का मैं समझता हूँ अंदाजन रेट है इवापोट्रांसपिरेशन का। और जिस तरीके की सब्जी की फसल है उसका क्रॉप कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, तो लगभग मैं समझता हूँ 7 मिलीमीटर पर डे इस समय जो अभी मौसम चल रहा है सफिशिएंट होगा। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी आपको 2 या 3 मिलीमीटर तक ले आएंगे पर डे। मिलीमीटर डेप्थ ऑफ इरिगेशन है। अच्छा। तो हाँ, ये इतनी सिंचाई की डेप्थ हम उसको बोलते हैं जो कि इवापोट्रांसपिरेशन को कंपनसेट कर लेगी। डॉक्टर साहब, जैसे हम अभी सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं और आपने उसके बहुत सारे फायदे भी बताए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे किसान मित्र हैं उनको इसे अडॉप्ट करने में, इसे अपनाने में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, तो वो जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मौसम का हाल हम जान लेते हैं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तो मौसम की दस्तक के बारे में बता दें कि तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी जो है वो है 66% और हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम। और एक परामर्श भी है
कि आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा डालें और फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य इस वक्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं बाजार भाव की तरफ। चलो पगडंडी से मंडी। जी, तो अगर आप अमरूद खाना चाहते हैं, बहुत रसीले आजकल फायदे की चीज़ है, विटामिन सी से, आयरन से भरपूर, तो अमरूद जो है वो 42 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे। और किन्नू जो है वो 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे। पपीता भी 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको उपलब्ध होगा। आलू 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और बीन्स की अगर हम बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो। और गाजर विटामिन ए से भरपूर 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको मिलेगी। तो आमिर, इतनी सारी तुमने फलों सब्जियों के बारे में बता दिया। मुझे लगता है कि ये जो मौसम है इसका इंतजार पूरे साल किया ही इसलिए जाता है कि ये सब उपलब्ध हो और हम जाएं, इसलिए मैं थैला साथ में लेके आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर मौसम की अगर आप देखें तो खासियत होती है। आपके इमोशंस पे भी उसका असर पड़ता है और आपको लजीज फल सब्जियां उस मौसम की मिलती हैं। बिल्कुल। और जो हमारी जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाती है इस वक्त। और जैसे अभी तुमने कहा कि किन्नू का भाव बताया, तो मुझे लगा कि विटामिन सी के लिए विटामिन सी तो बहुत जरूरी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इस वक्त जरूरी है। और अमरूद में भी विटामिन सी बहुत होता है। जी, चलिए। और आगे हमें एक प्रश्न और पूछना था, लेकिन हमारे किसान भाई हैं दिनेश, उन्होंने किसान सुधार कानून के बारे में कुछ कहा, तो चलिए पहले वो भी सुन लें। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं सोनीपत जिले के कमासपुर गांव में 7 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। अभी एक चर्चा चल रही है बिल को लेकर के कि भारत सरकार ने ये 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं बिल के, ये फायदेमंद है या नहीं है। इसको लेकर के मेरी राय है कि बिल में मुझे दूरदर्शी तौर पे कमी तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसके साथ मैं 3-4 चीजों को और देख रहा हूँ। जैसे कि सरकार ने एक योजना चलाई है किसान समूह बनाने की, FPO बोलते, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब ज्यादा से ज्यादा किसान जब उसको मिलकर के काम करेंगे तो उनको सरकार काफी सारी सुविधाएं दे रही है। जैसे कि अगर गाँव के 200 से 300 किसान मिलकर के काम करते हैं तो वहाँ पर कोई कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट और खेत में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खेतों से संबंधित काम में आने वाली चीजें हैं। उसमें सरकार जो है बहुत सारी रियायत दे रही है। कईयों में 80 से 90% तक की सब्सिडी भी दे रही है। और वो तभी संभव है जब सारे किसान मिलकर के काम करें। हर गाँव में लाखों करोड़ों रुपए का कृषि का काम होता है, जैसे कि खेत की बुआई, जुताई, खाद पानी देना, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अलग अलग करने से किसानों को बहुत महंगा भी पड़ता है। लेकिन वो ये सब चीजें जब किसान समूह बना करके काम करेंगे और सरकार उसमें रियायत देगी तो वो बहुत ही सस्ती कृषि भी हो जाएगी और बिकेगा तो मुनाफा बढ़ने का ही काम होगा उसमें। तो इससे जो है उपभोक्ता को भी फायदा होगा और किसानों को तो होगा ही होगा। FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और किसान की बात में बहुत सारी बातें हमें करनी थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की भी हमने बात की, माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे हैं। और हम डॉक्टर साहब से जानना चाह रहे थे कि जब ये इतना उपयोगी है तो इसे अडॉप्ट करने में परेशानियां क्या क्या आ रही हैं? देखिए, पहले तो किसान थोड़ा सा घबराया हुआ सा रहता है कि जो उन्होंने अभी तक सीखा है और जिस चीज को वो इतने दिनों से करते आ रहे हैं उसको एकाएक छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। नई चीज को स्विच करने में स्ट्रेस होता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों को लगता है कि नहीं, पानी की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें निर्विवाद तौर से ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारे ग्राउंड वाटर का दोहन ज्यादा होने लगा है, कभी कभी जो नहरी क्षेत्र है वहां पर भी आप देखेंगे कि समय से पानी नहीं मिलता है। जब आवश्यकता होती उस समय पानी नहीं होता और जितनी आवश्यकता होती उतना पानी नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ये जो नई टेक्नोलॉजी आई भूजल दोहन की, जिसमें कि ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालने का प्रयास हुआ, तो किसानों ने मिलजुल करके, यानी कि जिसे हम कंजंक्टिव यूज भी बोलते हैं, वो करना शुरू कर दिया है। लेकिन धीरे 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 ये कॉस्टली होता जा रहा है
और नहरी क्षेत्र में जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खारेपन की समस्या हो जाती है, कभी अधिक जल का प्रयोग करने से पूरा हरियाणा ही खारा हो गया देख रहे हैं। जी जी जी। तो अब अभी उसको ठीक करने के लिए अब दूसरी टेक्नोलॉजी, अब ड्रेनेज की बात होती है, लेकिन पहले अब हम उसके कारण को ही देख लें कि अधिक पानी लगा करके ही हम जहां तक पहुंचे हैं, तो उसी कारण को ही खत्म कर दें। जी जी जी। तो अब रही बात इधर की ओर कि किसान पहले तो तकनीकी को जानता है या कम जानता है या नहीं जान पाता है। बहुत सारे किसान मेला वगैरह लगते हैं सब जगह, ऐसा कोई नया भी नहीं है, रह गया है। तो लेकिन थोड़ा मन में जो हिचक रहती है उसी को दूर करना है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि इस तकनीकी को अपनाने में हमारी जेब से बहुत खर्चा आने वाला है। अब सरकार ने जो नई किसान योजना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो चलाई है, उसके तहत किसानों को इस तरीके की सुविधा देने के लिए पूरी सब्सिडी का भी प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें 80 से 90% तक सब्सिडी सबको मिल रही है किसानों को। अब इसमें केंद्र और प्रदेश ने अपना लाभांश जो देना तय किया है वो अलग अलग है, लेकिन हम किसान की बात करें तो लघु और सीमांत कृषकों को 90% और अन्य कृषकों को 80% तक की सब्सिडी मिल रही है। जी जी। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिनेश जी कह रहे थे कि एफपीओ बना करके सरकार ऐसा देना चाहती है, बहुत सारी सुविधाएं देना चाहती है, तो एफपीओ क्यों नहीं बनाना? एफपीओ अवश्य बनाना चाहिए। बिल्कुल। उसी प्रकार जब सरकार सुविधाएं दे रही है तो आपको क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहिए? अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन अपने डर पे थोड़ा सा काबू पाना है। और दूसरा जो डर होता है कि अगर कोई चीज खराब हो गई तो खराब होगी तो सिस्टम बैठ जाएगा और नहीं चल पाएगा। तो मैं थोड़ी देर पहले जो आपसे चर्चा कर रहा था वो ये है कि जैसे ही कोई चीज बाजार में आती है उसके लिए अन्य सुविधाएं भी आ जाती हैं। तो सर्विस सेंटर भी खुलेंगे, कोई नवयुवक किसी को रोजगार भी मिलेगा कल को, जो आज अभी दूर दूर बैठे हुए हैं, सर्विस सेंटर दूर दूर है, कल को आपके गांव के बगल में ही होंगे। तो अब आपको समय आ गया है कि सभी किसान भाई जो है अच्छी तकनीकी अपनाने के रास्ते में चले, और जब अच्छी तकनीकी सरकार पैसे दे करके, सब्सिडी दे करके आपको प्रोत्साहित करते हुए करने का कोशिश कर रही है, तो जरूर सोचना चाहिए। अवश्य करें, और जिससे कि हर तरीके से लाभ होंगे। और हम लाभों की चर्चा थोड़ी कर चुके हैं और बहुत से अन्य भी लाभ हैं जो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि एक फायदे का सौदा साबित होगा। बिल्कुल। हमारे पास एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब, और ये मैसेज जो है हमें महाराष्ट्र से आया है और सुनील पाल जी हैं वो भेजते हैं। तो आपने उनका कह रहे हैं कि मेरे जो मन में एक सवाल ये आ रहा है, जब ड्रिप इरिगेशन या जो आपने सूक्ष्म सिंचाई जो आपने बताया, तो इसकी जब नालियां बिछाई जाएंगी तो खेतों में क्या जुताई फिर हो पाएगी? वो कैसे होगी जो पुराने जमाने जो होती है खेत? देखिए, दो तरीके से ड्रिप सिंचाई वो लगाते हैं। एक तो सरफेस के ऊपर जो लेटरल जिनको हम बोलते हैं रख करके, और उनमें एमीटर्स लगते हैं जहां से पानी निकलता है। और इसमें भी कई तरीके की होती हैं, कोई इनलाइन एमीटर होते हैं, कोई ऑनलाइन होते हैं। तो उनको लपेट लिया जाता है, वो रोल फिर बनाया जा सकता है जो आप बिछाते हैं, या तो उठा करके साइड में किनारे रख देते हैं, तो फिर दोबारा जुताई हो सकती है। और अगर आपने सब सरफेस में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है तो उसकी गहराई इतनी रखें कि जो ट्रैक्टर, जो कल्टीवेटर जो भी चले, उसकी टाइन्स उस गहराई तक ना जा सके। अच्छा। तो वहां पे गहराई एडजस्ट करके शुरू में ही आपको करना चाहिए। अगर आप उथली गहराई पर ही लगा देंगे और आपने ऐसा ट्रैक्टर चलाया जिसकी टाइनें उससे ज्यादा गहरी जाती हैं, तो जरूर वो खराब कर देगा सिस्टम को। लेकिन अगर पहले से आपने ध्यान रखा है लाइन बिछाते समय, तो उम्मीद करता हूं कि आप बिना किसी नुकसान की जुताई भी कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकेंगे। और किसान भाई अगर इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करना चाहें तो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, तो जो ये अभी आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव है हर खेत को पानी, और एक उसका कंपोनेंट जो माइक्रो इरिगेशन का है जिसका ऑब्जेक्टिव है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो किसान भाई अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी के पास जा सकते हैं। अच्छा। या जिला कृषि अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। तो वहां से इनको पूरी जानकारी भी मिलेगी और किस प्रकार से सुविधा का लाभ लेना है उसकी भी जानकारी मिलेगी। और बहुत बार वो ट्रेनिंग भी करते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। शुक्रिया। तो ये सारी जानकारी हमने डॉक्टर मिश्रा से ली और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे सुनते जाना। लेकिन आमिर, कल का टॉपिक बता देते हैं कि कल का विषय रहेगा मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर राम आसरे। तो बिल्कुल हमारे जो श्रोता हैं उसे सुनना ना भूलें, मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं तो फिलहाल मैं और आमिर और साथ ही हमारे एक्सपर्ट आपसे चाहते हैं इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी